आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित बेहद प्रचलित कहानी दो बैलों की कहानी। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी का एक छोटा सा सारांश देना चाहूंगी। ये कहानी दो बैलों के बारे में है जिनका नाम है हीरा और मोती, जो अपने मालिक से बेहद प्यार करते थे और जिनमें आपस में भी गहरी मित्रता थी। दोनों बैल स्वाभिमानी, बहादुर और परोपकारी हैं। उनका मालिक उन्हें बड़े स्नेह से रखता है, लेकिन एक बार दोनों बैलों को मालिक के ससुराल भेज दिया जाता है। दोनों बैल अपने प्रिय मालिक से जुदा होने के बाद बहुत उदास हो जाते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। तो आइए सुनते हैं दो बैलों की कहानी। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता है हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, फिर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहा तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वो दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे,
उस जन के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झुरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। झुरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? दाना चारा ना डाला होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झुरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजूर की बड़ी ताकीद की गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झुरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला? ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वो ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झुरी ने उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ती। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं मजा मैं भी, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही भलमनसाहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिकाओं ने 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, ये मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे?
इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वो लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाई और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नट डाल दी जाए। उसने गराफ खोल दिए, पर दोनों चुप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए। यहां तक कि मार्ग का ज्ञान रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मुझे मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वो अपने धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट लेते रहे थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेकने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वो खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया। संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड डोंगता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वो सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। भाग क्यों ना चले? भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो, बंदा 9-2-11 होता है। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय ये है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रौंद देता हूं, तुम पीछे से रौंद दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। वो तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वो अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता है कि मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था।
उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगीत संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ में ना आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते, पर कोई चारा ना लेकर आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूथ पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गाड़ दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चीपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उद्दंडपन देखकर उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। मोती ने भी दीवार में सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वो दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, पर मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से कहा, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधना पड़े, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया ना कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और फिर अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, ये बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए।
तब दोनों मित्र निकाले गए और लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठा। वो क्यों है और क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब तो जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी के काम आ जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वो जरा भी चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बाधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूं, ये जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से आगे हम ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वो हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जुरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झुरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झुरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं। मैं तो समझता हूं चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वो रुका, पर खड़ा होकर दड़ियल का रास्ता वो देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अब ना आएगा। आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। वो उनसे लिपट गया। झुरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो अभी आपने सुनी हीरा, मोती और झुरी की अनोखी कहानी, पशु और मानव के प्रेम की कहानी, दो बैलों की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है
तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको वो कहानियाँ सुना सकें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरियन लफ्ज़ों के हमसफ़र।